नमस्कार, मैं हूं अजय। यूपी में कोरोना पॉजिटिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ में पिछले 25 दिन से कोरोना की चेन नहीं टूट रही है। लखनऊ में आज 5 और पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना केस की कुल संख्या अब यहां पर 242 पर पहुंच गई है। आगरा में भी 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 631 हो गई है संख्या। बांदा में 10 नए मामले सामने कोरोना के आए हैं। मेरठ में 10 नए मामले सामने, 10 नए हॉटस्पॉट की यहां पहचान की गई है, बल्कि मेरठ में। और लखनऊ में 5 और पॉजिटिव केस। तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन में 50 से ज्यादा मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं। मेरठ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 167 हो गया है। नवीन मंडी में सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। झांसी में कोरोना पॉजिटिव 63 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। गंभीर बीमारी से पीड़ित थे बुजुर्ग। बिजनौर में डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई है। डॉक्टर 9 दिन तक कोरोना से लड़ते रहे। डॉक्टर की पत्नी और बेटा भी कोरोना पॉजिटिव हैं। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा की एडिशनल सीएमओ ने 4 कैंप लगाए हैं। इन कैंप की खास बात यह है कि यहां पर वो लोग भी कोरोना का टेस्ट करवाने से डर रहे हैं। जो लोग भी, उनका यहां सिम्टम चेक किया जा रहा है। अगर उनमें से किसी को भी कोरोना के सिम्टम नजर आते हैं तो उन सब लोगों को वहीं से क्वारंटीन कर दिया जाता है। इस कैंप से नोएडा सीएमओ की एक अच्छी पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। नोएडा में कोरोना के जिस तरीके से लगातार केस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर नोएडा के सीएमओ ने यहाँ पर कैंप लगाया है। नोएडा में कुल 4 जगहों पे कैंप लगाए गए हैं, जिससे कि जो लोग हैं, खास तौर पे जो लो मिडिल क्लास लोग हैं और जो झोपड़पट्टी के लोग हैं, जो बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं और इसका टेस्ट करवाने से डर रहे हैं, उनको लेकर ये कैंप, इस तरीके के कैंप लगाए गए हैं कि वो घर से निकल कर आएँ और टेस्ट यहाँ पर, अगर कोई भी सिम्टम यहाँ पे पाया जाता है तो उसको लेके वो यहीं से जो मरीज है उसको क्वारंटाइन कर देते हैं। नोएडा के सीएमओ हमारे साथ मौजूद है, एडिशनल सीएमओ हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है। सर, ये बताइए, ये जो आप लोगों ने कैंप लगाए हैं, इसका मोटिव क्या है? देखिए, सेक्टर 7, 8, 5, 9, 10 इनमें कुछ मरीज आ रहे थे, तो उसको हमने घर घर जाके सैनिटाइज कराया। हर एक को जो है मैंने खुद स्वयं अंदर जाके एक करीब सब मरीजों को ये देखा कि ऐसा तो कोई मरीज नहीं है जो ILI वगैरह सिम्टम है, कोई खांसी जुकाम बुखार या कोरोना से मिलते जुलते सिम्टम है। ज़्यादातर लोगों को पहले दिन ये देखा जाता है कि अगर माइल्ड सिम्टम है तो उनका मोबाइल नंबर लेके उनसे फॉलो किया जाता है। अगले दिन अगर सिम्टम थोड़े से भी बढ़ते हैं तो उनको क्वारंटीन कराया जाता है, सैंपल लिया जाता है, आगे प्रक्रिया की जाती है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। और लखनऊ में सीएम योगी ने आज भी अफसरों की टीम 11 के साथ बैठक की, जिसमें सीएम योगी ने कोरोना और लॉकडाउन को लेकर समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, ये भी अफसरों से कहा गया। कम्युनिटी किचन में भोजन की व्यवस्था करने को लेकर सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश जारी किए। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर सियासत करने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना जैसी आपदा में भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अपने शासनकाल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाए, वो आज सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों, गरीबों और निराश्रित बुजुर्गों के लिए सरकार के कामकाज को देखकर विपक्ष बौखला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीबों के लिए राहत पैकेज जारी किए हैं, राशन और भत्ता मुहैया करा रही है, और विपक्ष सिर्फ मजदूरों के नाम पर नकारात्मक राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि घोटाला करने वाले लोग आज परेशान हैं। मुख्यमंत्री विपक्ष को आगाह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी की 23 करोड़ जनता विपक्ष के नकारात्मक रवैये को अच्छे से पहचानती है और जनता ही उनका जवाब देगी। सरकार श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर कल ही विपक्ष ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों से रेल किराया वसूले जाने को लेकर सरकार से जवाब मांगा था और ऐलान किया था कि कांग्रेस पार्टी प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए रेल किराया भरेगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सरकार को घेरा था और इसी का आज सीएम योगी ने जवाब दिया।
हैं जो कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई जब मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ पा रहे हैं। यह अत्यंत दुखद है कि भारत की इस मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, युवाओं के साथ और बिना भेदभाव के हर एक तबके के साथ जब सरकार खड़ी है, तब भी कुछ राजनीतिक दल सेवा के कार्य से अलग हट करके केवल राजनीतिक रूप से हर एक मुद्दे में अनावश्यक वेजा राजनीति करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, यह अत्यंत ही मुझे लगता है कि राजनीतिक गरिमा के प्रतिकूल अभद्र आचरण है। जनता सब कुछ जान रही है। इन लोगों के इस नकारात्मक रवैये का जवाब जनता जनार्दन स्वयं देगी। और कोरोना महामारी में योगी सरकार यूपी के प्रवासी गरीब मजदूरों को घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। देश के अलग अलग राज्यों से यूपी के गरीब को चिन्हित कर उन्हें घर पहुंचाने का काम कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत सुबह 9 बजे महाराष्ट्र के अकोला से लगभग 1200 श्रमिकों को लेकर ट्रेन लखनऊ पहुंची। 1200 श्रमिकों का खेप लेकर साबरमती ट्रेन गुजरात के सूरत से जौनपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। हरदोई के श्रमिक जब अपने घर पहुंचे तो सीएम योगी को धन्यवाद देते वो थक नहीं रहे थे। लखनऊ में मिशन घर वापसी पर जुटी योगी सरकार की मुहिम अब रंग लाने लगी है। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब से करीब 5000 से ज्यादा मजदूरों की वापसी हुई। तमाम दूसरे प्रदेशों से जो श्रमिक ट्रेनें हैं वो राजधानी लखनऊ पहुंच रही हैं और यहां से चारबाग बस अड्डे से यूपीएसआरटीसी की बसों के द्वारा इन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र के अकोला से जो है वो ट्रेन जो है श्रमिक ट्रेन वो अभी चारबाग स्टेशन पहुंची है। श्रमिक चारबाग बस स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और उसके बाद उनको यहां से जो है आगे उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र के अकोला में फंसे 1200 श्रमिकों ने लॉकडाउन में अपने प्रदेश पहुंचकर राहत की सांस ली। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में पिछले कई दिनों से फंसे मजदूर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पहुंचे, जहां नगर निगम की ओर से खाने पीने का इंतजाम किया गया था। उसके बाद यहां से इन्हें यूपी परिवहन की बसों से इनके घरों के लिए भेजा गया। और 43 दिन से पड़ा हूं, मैं गांव में था। एक कहां से आ रहे हो? हम लोग मगरूल से, अकोला से। अकोला कहां पर कितने दिन से फंसे थे? उधर हो गया हमको 1 महीना। कब चले थे उधर से? उधर से चले थे कल। दूसरे प्रदेशों से आए श्रमिकों के लिए योगी सरकार ने हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। खबरों के मुताबिक आज सुबह से यानी कि अभी जो पहली ट्रेन अकोला से पहुंची है और उसके बाद रात तक में करीबन 4 ट्रेनें आएंगी, जिनमें लगभग 4,500-5 हजार जो श्रमिक हैं वो दूसरे प्रदेशों से यूपी आएंगे और उसके बाद उनको यूपीएसआरटीसी की बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल अभी 55 बसों को यहाँ पर लगाया गया है। इन बसों को भी पूरी तरह से सैनिटाइज कराया गया है। यात्रियों को दिक्कत ना हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। योगी सरकार के मिशन प्रदेश वापसी के तहत जौनपुर के श्रमिकों ने राहत की सांस ली। गुजरात के सूरत से 1200 मजदूरों को लेकर साबरमती ट्रेन जौनपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। अपने जिले में पहुंचकर इन श्रमिकों ने सीएम योगी जी को धन्यवाद दिया। अरे बहुत खुशी है। किसको धन्यवाद देना चाहते हैं? सरकार को देना चाहते हैं, सभी को देना चाहते हैं। घर हमारे पहुंचा दिए हैं। जौनपुर पहुंचने के बाद इन श्रमिकों का मेडिकल चेकअप किया गया और साथ ही इन पर नजर बनाए रखने के आदेश दिए गए। और यहाँ पर उतरते सबसे पहले स्वास्थ्य की इनकी जांच हो रही है। इनका नाम, पता, उम्र, स्वास्थ्य की जांच करने के बाद जो लोग कोई सिम्टम नहीं है, लक्षण नहीं है, तो उनको हम चाय पानी नाश्ता करा के बस में बैठा के इनके जिले भेज देंगे। जिनमें सिम्टम्स हैं उनको हम रोक लेंगे, उनको अस्पताल में रख के उनकी अलग जांच पड़ताल कराएंगे। हरदोई में भी दूसरे राज्यों से आए 59 मजदूरों ने सीएम योगी का शुक्रिया किया।
हम फैक्ट्री में नौकरी करते थे। भाई हम लोग पैसा नहीं था, जब हम लोग वहाँ बसे मोदी ने जोगी ने ड्यूटी में भेजा। इन सभी मजदूरों को प्रशासन की ओर से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा, उसके बाद ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। लखनऊ से शबाब, जौनपुर से मनोज सिंह और हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में खेत की मेड़ काटे जाने को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चल गए, फायरिंग तक हो गई। इस हिंसक झगड़े में दोनों गुट के 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इन्हें पहासू के सीएचसी से हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर किया गया है। खेत के मेड़ काटे जाने को लेकर के विवाद शुरू हुआ और देखते देखते हिंसक झड़प में किस तरह से तब्दील हो गई, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लाठी डंडे और फायरिंग तक हो गई, 12 लोग इसमें जख्मी हो गए। बुलंदशहर का ये मामला, मेड़ काटे जाने को लेकर दो गुटों में भिड़ंत हो गई। और लखीमपुर खीरी से खबर, जहां बारिश में गेहूं भीग गया है। हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया है। गेहूं की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा है। ये देखिए, बाहर में गेहूं की तैयार फसल पड़ी है और इस पर बारिश ने इसे भारी नुकसान पहुंचाया है। गेहूं भीगा। रजापुर गल्ला मंडी में ये गेहूं बारिश में किस कदर भीग गया है। लखीमपुर खीरी की तस्वीर, गल्ला मंडी में जमा अनाज बारिश में कैसे भीगा। काफी मात्रा में गेहूं यहां पर और गल्ला मंडी में खरीद के बाद जो रखा गया था और सब बारिश में भीग गया। बारिश से बचाने के इंतजाम नहीं थे, किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। बदायूं में इफ्तार के नाम पर लॉकडाउन की अनदेखी करने का आरोप लगा है। बदायूं के सखानू में एक दरगाह में लॉकडाउन को धत्ता बताते हुए सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में करीब 35 से 40 लोग शामिल हुए। लॉकडाउन की वजह से ऐसे किसी भी आयोजन पर पाबंदी है। जानकारी के मुताबिक इस सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन नगर पंचायत के एक कर्मचारी ने किया था और पुलिस पर भी नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। हालांकि जब इफ्तार की सामूहिक खबर ये फैली, सामूहिक इफ्तार की, तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, मगर तब तक ज्यादातर लोग दरगाह से फरार हो चुके थे। पुलिस ने दरगाह से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और 9 बाइक जब्त की है। 6 बजे इकरी रोड पर, सखानू इकरी रोड पर एक जगह ये लोग मस्जिद के पास, मस्जिद में ही रोफ्तार पार्टी कर रहे थे। इसमें लगभग 40 लोग की सूचना मिली थी। मौके पर जब हम लोग गए हैं तो वहाँ से 4 आदमी मौके से पकड़े गए हैं, जिसमें मौलाना साहब भी उसमें हैं जो करा रहे थे। और वहाँ से 8 मोटरसाइकिलें, एक लग्जरी गाड़ी बरामद हुई है। शेष 36 लोगों के अज्ञात में मुकदमा लिखा गया, सभी के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया। 4 नामजद हैं और 36 अज्ञात। हाथरस में 48 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। पुलिसकर्मी कोविड-19 की ड्यूटी पर आगरा से अपने जिले हाथरस वापस आए। इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद 48 पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य विभाग ने शहर में सेंट फ्रांसिस स्कूल में क्वारंटीन कर दिया है। सभी पुलिसकर्मियों के सैंपल लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए भेजे हैं। पुलिस अधीक्षक ने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करते हुए यहां की व्यवस्था का जायजा लिया। जो प्रोसीजर है ये है कि अगर कोई बाहर से गैर जनपद से आता है तो उसको क्वारंटाइन में रखना है। ये जन सामान्य के लिए भी यही प्रोसीजर है और पुलिस के लिए भी यही है। तो इसमें जो 48 कांस्टेबल लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में गए थे और जैसे कोटा यहाँ से गए और वहाँ से जिन लोगों को लाना था कोटा से, उन सब में जो फोर्स यहाँ से गई थी उनको यहाँ क्वारंटाइन के लिए सेंट फ्रांसिस स्कूल में रखा गया था। तो 48 पुलिसकर्मियों को यहां पर क्वारंटीन किया गया क्योंकि ये कोविड-19 की ड्यूटी में लगे थे आगरा में, जहां पर
मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा सामने आई है। आगरा में विस्फोटक स्थिति बनी है और वहाँ पर जाकर ये ड्यूटी पर आए थे। तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि किसी भी दूसरे शहर से अगर कोई लौटता है इस दौरान तो उसको क्वारंटीन किया जाता है, उसकी पड़ताल की जाती है, कोरोना वायरस का टेस्ट भी किया जाता है। तो ये टेस्ट भी सबका कराया गया है और फिलहाल सभी को क्वारंटीन में रखा गया है। और कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए सोमवार को 3 जवान शहीद हो गए। हंदवाड़ा के काजीबाद इलाके में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इसके जवाब में हमारे जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया, जबकि 3 जवान शहीद हो गए अचानक हुए इस हमले में और 7 जख्मी भी हो गए। शहीद होने वालों में सी चंद्रशेखर, अश्विनी यादव और संतोष मिश्र शामिल हैं। सीआरपीएफ के कांस्टेबल अश्विनी यादव यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। अश्विनी के गांव नोनहरा का चक दाऊद में शहादत की खबर सुनते ही गम का माहौल हो गया। स्वभाव था और बचपन से ही जब भी मतलब साथ में खेलने कूदने चाहे दौड़ने जाते थे तो उनकी इच्छा थी कि मैं सेना में जाऊंगा और अपने देश की रक्षा करूंगा। और अश्विनी की पत्नी को अपने पति की शहादत पर गर्व है, मगर सरकार से उनकी मांग है कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी पूरी की जाए। शहीद हो गई, गर्व की बात है, लेकिन मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार से हम यही कहेंगे कि मेरे बच्चों की शिक्षा की पूरी सहायता करे मेरे लिए, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है, वही मेरे लिए सब कुछ थे। शनिवार को हंदवाड़ा में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा को जयपुर में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आशुतोष शर्मा आतंकियों के खिलाफ हंदवाड़ा में ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इससे पहले भी कर्नल शर्मा कई ऑपरेशन को लीड कर चुके थे। उन्हें वीरता के लिए 2 गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुके थे। कर्नल के परिवार की दिलेरी पूरे देश के लिए मिसाल है। मां और पत्नी की आंखों में आंसू नहीं है और न ही प्यारी सी बेटी रो रही है। पिछले 3 दिन में 8 सैनिक शहीद हुए हैं। इनमें 4 सेना, 3 सीआरपीएफ और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस से थे। हंदवाड़ा में ही शनिवार रात आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना की 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 जवान शहीद हो गए। हालांकि हमारे जाबाज जवानों ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर हैदर समेत 2 को मार गिराया था। शनिवार को आतंकियों का मुठभेड़ में कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लांस नायक दिनेश, एसआई शकील काजी और नायक राजेश शहीद हो गए। आज से भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की परंपरा की शुरुआत हो गई है। सदियों पुरानी गाड़ू घड़ी परंपरा आज पूरी हुई। इसमें राज परिवार की महिलाओं ने हाथों से तेल निकाला और अगले 6 महीने इसी तेल से भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार किया जाएगा और पूजा भी इसी से होगी। टिहरी राज परिवार के नरेंद्र नगर राजमहल में भगवान बद्री विशाल के लिए तिल का तेल निकाला गया। सदियों से इस गाड़ू घड़ी परंपरा को निभाया जा रहा है। पीले कपड़े पहनकर राज परिवार की सुहागिनों ने महारानी के साथ मिलकर तिल का तेल निकाला। तेल कलश को भरने के लिए दिन भर महिलाएं बिना कुछ खाए पिए पीले रंग का कपड़ा बांधे तेल निकालने का काम करती रही। हम चाहते हैं ऐसा ही रहे, ज़्यादा शोर-शरार न करें मगर अपना पूजा का काम करें। यही हम चाहते हैं कि आगे भी ये परंपरा चलते रहे, मेरा यही। और सबके लिए बद्रीनाथ से आशीर्वाद चाहती हूँ कि सबका भला हो, अच्छा हो, देश विदेश हमारा उत्तराखंड हमारे लोगों को आगे बढ़े। इसी तिल के तेल से भगवान बद्रीश को शीत निद्रा से उठाया जाएगा और उसके बाद अगले 6 महीने तक हर रोज इसी तेल से भगवान का श्रृंगार भी किया जाएगा। तेल कलश की यात्रा की बात करें तो 5 मई को राजभवन में तिल का तेल निकाला गया। 6 मई को डिमर गांव के लिए तेल कलश रवाना होगा। कलश यात्रा 14 मई को बद्रीनाथ पहुंचेगी। तेल कलश को गर्भगृह में उसके बाद स्थापित किया जाएगा। गाड़ू घड़ा तेल कलश भगवान बद्री विशाल जी के अभिषेक यानी स्नान जो उनका होता है जल से, दूध से, ये जो पंचामृत से जो स्नान होता है, उसके उपरांत इस विग्रह में ये लेप करने के लिए ये तिलों का तेल प्रयोग किया जाता है। गाड़ू घड़ी की ये परंपरा सदियों से निभाई जा रही है और इसी के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की परंपराओं की भी शुरुआत होती है। न्यूज़ 18 के लिए नरेंद्र नगर से आशीष डोभाल की रिपोर्ट।
देवभूमि में काफल का स्वाद नहीं लिया तो फिर क्या लिया, मगर इस बार मौसम चक्र में बदलाव का सीधा असर इस औषधि गुण से भरपूर काफल के फलों पर पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ के रसीले फल काफल का अभी तक लोगों को स्वाद नहीं मिल पा रहा है। आमतौर पर अप्रैल महीने में बाजारों में पहुंच जाने वाला काफल अभी भी पेड़ों पर पकने का इंतजार कर रहा है। ओलावृष्टि ने पहले तो काफल को बर्बाद किया, फिर बचे हुए काफल अभी तक पक भी नहीं सके हैं। फल के पकने में हो रही देरी से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ये पहाड़ पर रोजगार का एक जरिया भी है। लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा काफल था यहाँ पे, मार्केट भी काफ़ी जाता था। इस टाइम पे काफल ओलों ने भी काफ़ी गिरा दिया, मौसम की वजह से काफ़ी काफल को नुकसान हुआ है, जिससे कि इस टाइम पे मार्केट में भी काफल नहीं जा पा रहा है और काफ़ी काफल लेट हो चुका है। काफल को पेट के रोगों के लिए अच्छा माना जाता है, साथ ही मधुमेह के रोगियों के लिए भी ये रामबाण है। इस बार काफल के आने में देरी पर पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तक पहाड़ों में हो रही बारिश और ठंड के चलते काफल नहीं पक पाया है, जो बीते 7 सालों में पहली बार देखा गया है। एक तो ये कारण हो सकता है कि इस बार जो विंटर्स थे वो काफ़ी सीवियर रहे, काफ़ी ज़्यादा ठंड रही इस बार हमारे यहाँ, जिस कारण से ठीक टेम्परेचर्स, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर्स नहीं मिल पाए हैं और काफल अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ है। कारण भले ही जो भी हो, काफल इस बार देरी से पका है, ये तो साफ जाहिर हो रहा है। मगर ये लॉकडाउन का असर है या बदले मौसम के मिजाज का असर, इस पर शोध होना बाकी है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। 40 दिन से चल रहे लॉकडाउन का बीजेपी के रणनीतिकारों के कार्य करने की शैली पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लगातार बीजेपी के दिग्गज कोरोना काल में भी राजनीतिक मुहिम को रंग देने में जुटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लॉकडाउन 3 में 3 पदाधिकारियों को अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाने के साथ साथ विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कार्यकर्ताओं को नजर रखने के निर्देश दिए हैं। संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने राहत कार्यों के साथ ही बचाव के उपाय अपनाने और प्रचारित करने पर भी जोर दे रहे हैं। सेवा एक हम सबका कर्तव्य भी है और धर्म भी है, इसलिए जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं ने जी जान से, साधारण परिवार के भी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार परिश्रम से सेवा कार्य किया है और गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था हो, चाहे फेस कवर की व्यवस्था हो, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना हो या पीएम केयर फंड की बात हो, सीएम केयर फंड की बात हो, यानी सभी में मनोयोग से परिश्रम के साथ गरीबों की सेवा किया है। लॉकडाउन के दौरान विपक्ष जहां एक तरफ सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश है कि सरकार के द्वारा कोरोना काल में जो कार्य किए जा रहे हैं उसके संदेश जमीन तक आम जनता के बीच पहुंच सके। इसी के लिए संगठन ने नेताओं और जनप्रतिनिधियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी मिशन 2022 के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल को सेवा काल के रूप में दिखाना चाहती है और इसमें सफल भी दिख रही है, क्योंकि जो उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जो एकजुटता के लिए पार्टी की कोशिश है वो पूरी तौर पे नेता कर रहे हैं और कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी मिशन 2022 के लिए इस कोरोना काल को भी बेहतरीन ढंग से अपने कामों के द्वारा जो चीज़ें सामने आ रही है उसको पेश करके इस्तेमाल करने में सफल दिखाई दे रही है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। और अब देखते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। मैं नितिन कुमार उज्जैन से। मेरा प्रश्न यह है कि हमें रोज बाहर जाना पड़ता है लेकिन सैनिटाइजर मिल नहीं रहा है, ऐसे में क्या किया जाए? डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम राजू ओझा है, मैं हैदराबाद में रहता हूं। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल करना चाहता हूं। हमें रोज घर से बाहर जाना पड़ता है, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है,
ऐसे में क्या करना चाहिए? नमस्कार सर, मेरा नाम सातु शुक्ला है, मेरी उम्र 17 साल है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे में हमें सैनिटाइजर नहीं मिलता, तो हम क्या करें? सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है तो कोई भी ऐसा लिक्विड जो अल्कोहल बेस्ड है और जिसको आप अपने हाथों पर लगा सकती हैं, ऐसा आप अपने पर्स में रख सकती हैं। एक छोटा पीस जो है साबुन का, सोप का, आप अपने पर्स में रख सकती हैं जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि पानी अवेलेबल है, क्योंकि सोप और जो वाटर है वो सबसे बड़ा डिफेंस है कोरोना वायरस के लिए। अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है वो सेकंड नंबर पर आते हैं। तो अगर आप सोप एंड वाटर से वॉश कर सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 20 सेकंड तक वॉश कीजिए, क्योंकि ये जो वायरस है इसके अंदर सेंटर में एक प्रोटीन है और ऊपर एक फैट की लेयर है, लिपिड की लेयर है, जो सोप से बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। तो आप एक